Good morning to all of you. Welcome to LearnX Nursing. Yes, this is Nikita here. अब इतने तो आप लोग मुझसे फैमिलियर हो ही गए हैं दैट इतने नॉसेट पीवाईक्यू सीरीज हमने किए हैं. ठीक है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज नंबर 20. Okay. Question number 1. Which Leopold maneuver is used to assess the fetal attitude during abdominal palpation of an ANC mother? हम ऑब्स गायनिक में लियोपोल्ड मैनुअर पढ़ते हैं. ठीक है. टोटल 4 लियोपोल्ड मैनुअर्स होते हैं. तो ऐसा कौन सा लियोपोल्ड मैनुअर है जो फीटल एटीट्यूड को बताता है जब हम एब्डोमिनल पाल्पेशन एएनसी मदर में करते हैं. ठीक है. फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर, सेकेंड लियोपोल्ड मैनुअर, थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर एंड द फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअर. ठीक. फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर क्या बताता है? प्रेजेंटेशन एंड फीटल लाइन. ओके. एंड सेकेंड बताता है फीटल पोजीशन. थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर क्या बताता है हमको? यस, इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ डिसेंट. कितना पार्ट, कितना डिसेंट हो चुका है फीटल का हेड या फिर जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है. ठीक है. एंड द फोर्थ वन क्या बताता है? फीटल एटीट्यूड. सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअर. थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर को हम क्या कहते हैं? Also called Paulic grip. One more thing, first manual, second manual and fourth manual, इसमें जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, वो कहाँ पे खड़ा रहता है? टुवर्ड्स द मदर हेड एंड. ठीक है. जस्ट अ मिनट. फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ मैनुअल में एग्जामिनर जो है इट ऑलवेज टुवर्ड्स मदर्स हेड एंड. अब जो हमारा थर्ड मैनुअल होता है इसमें कैसे रहता है? दैट एग्जामिनर, द एग्जामिनर इज एट फिट एंड. ठीक है, मदर के पाव की तरफ. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A patient posted of surgery, a patient posted for surgery advised to remove jewelry because. अगर कोई भी पेशेंट सर्जरी के लिए पोस्ट होता है, ठीक है, तो प्री ऑपरेटिवली हम क्यों वो पेशेंट को ज्वेलरी रिमूव करने के लिए कहते हैं? टू मेंटेन ओटी एथिक्स, because it causes burns to the patient with the use of cautery, to prevent the theft and to prevent the disturbance to the surgeon. See, कभी भी हम प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स को ज्वेलरी रिमूव करने के लिए कहते हैं बिकॉज ऑफ कॉटरी. बिकॉज कॉटरी क्या करता है? हमने कॉटरी पढ़े होंगे. एक होती है मोनोपोलर, एक होती है बाइपोलर. ये कॉटरी कोएगुलेशन के लिए तो काम करती ही, बट जब ये कॉटरी से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है तो जब ये कांटेक्ट में आएगा ज्वेलरी के, ठीक है, सो इट कैन कॉज बर्न टू द पेशेंट बिकॉज ऑफ कॉटरी. सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. Okay, not to maintain OT ethics,
not to prevent theft and not to prevent disturbance to surgeon. Clear? Okay. Next question. Which part function is transmission of sound vibrations to the internal ear? Okay. हमारे ईयर में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका ये फंक्शन है कि वो साउंड वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर तक के पहुंचाता है? यूस्टाशियन ट्यूब, वेस्टिब्यूल्स, tympanic membrane and the auricle. Let's see. देखो, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। ये हो गया हमारा ईयर ड्रम, ये जो मैंने गोल बनाया है, ठीक है। ये हो गया हमारा ईयर ड्रम, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है मिडल ईयर, एंड मिडल ईयर में ही जो हमारे तीन मेन बोन्स होते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेपस, मैलस, इनकस एंड स्टेपस, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया कंप्लीट, इसको हम कहते हैं ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। एंड यहां से फिर ये हमारा आ गया इंटरनल ईयर, ठीक है। तो साउंड वाइब्रेशंस किसने किसको पहुंचाए? देखो, सबसे पहले ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ईयर ऑरिकल, ओके। देन ये हो गई हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। देन दिस इज ईयर ड्रम। ईयर ऑरिकल ने एक्सटर्नल ईयर में साउंड लिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल से ईयर ड्रम तक गया, ठीक है। देन ईयर ड्रम को ही हम और क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एंड अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने क्या किया, मिडल ईयर का जो बोन्स थे, ठीक है, वहां से ट्रांसफर करके डायरेक्टली इंटरनल ईयर में साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट किया, ठीक है। सो कौन है यहाँ पे जो मेनली एक्शन कर रहा है या फिर ट्रांसमिट कर रहा है साउंड वाइब्रेशंस को टू द इंटरनल ईयर? दिस ईयर ड्रम, जिसको हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज ईयर ऑसिकल्स। तीनों बोन्स को मिला के हम इसको कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्लियर? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नो स्टूशियन टीथ, नो वेस्टिबल्स एंड नो ऑरिकल। एक्सटर्नल ईयर क्या कर रहा है? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। एक्सटर्नल ईयर से, ईयर ऑरिकल से साउंड जो है वो ईयर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम में जा रहा है, ईयर ड्रम से ईयर ऑसिकल्स के थ्रू इट गोज टू इंटरनल ईयर, ठीक है। मींस जो ईयर ड्रम है, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो ट्रांसमिट करता है साउंड वाइब्रेशंस को टू द इंटरनल ईयर, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा ईयर ऑसिकल्स को, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स के अंदर थ्री बोन्स है, हमारा मैलस, इनकस एंड स्टेपस, हम लोग मिस करके कहते हैं, ठीक है। मैलस, इनकस, स्टेपस क्या करेंगे? उस साउंड को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देंगे टू द इंटरनल ईयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A client is receiving parenteral nutrition in the home setting has a weight gain of 5 pounds in 1 week, ठीक है। एक पेशेंट है जो कि पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रही है, घर पर ही ले रही है, ठीक है। एंड उसको वेट गेन हो गया है 5 pounds इन 1 week, एक वीक में, ठीक है। द नर्स शुड नेक्स्ट असेस द क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ विच कंडीशन। अब नर्स कौन सी चीज के लिए असेस करेगी उस पेशेंट में कि अब इसका वेट इतना गेन हो रहा है 1 week में, इट मीन्स उसके अंदर ये और कंडीशन डेवलप हो रही है, ठीक है। थर्स्ट, पॉलीयूरिया, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, क्रैकल्स ऑन द ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स। सी, एवरेज 5 IB अगर वो कह रही है 5 pounds उसका वेट 1 week में हो रहा है, इट मीन्स 2.5 kg हम लगभग लगा सकते हैं, ठीक है। एवरेज हमने वेट ले लिया, ठीक है। मोर देन 2 आएगा। 5 pounds अगर वेट उसका 1 week में बढ़ रहा है, तो अगर हम उसको केजी में देखेंगे तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 2, मतलब मोर देन 2। तो हमने एवरेज ले लिया 2.5 kg, ठीक है। अब नॉर्मली अगर कोई पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है,
तो कितना वेट एक्सेप्टेबल है इंक्रीजिंग? 1 to 2 pounds, ठीक है, कैन इंक्रीज पर वीक विथ पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर वेट ज्यादा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन, क्या कंडीशन इंडिकेट करता है यहाँ पर? हाइपर वॉलेमिया। अब हाइपर वॉलेमिया होता है तो और क्या क्या चीजें होती है, मतलब वाटर रिटेंशन हो रहा है, बीपी इंक्रीज हो रहा है, हमको बाउंडिंग पल्स मिल रही है, ठीक है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन मिल रहा है, एंड हमें फ्लूइड रिटेंशन इन लंग्स मिल रहा है कि हाइपर वॉलेमिया हो गया ना, अब वो फ्लूइड तो कहीं भी जाके जमा हो सकता है, तो वो फ्लूइड रिटेंशन इन लंग्स भी हो रहा है। अगर वो फ्लूइड रिटेंशन इन लंग्स है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? क्रैकल्स, ठीक है, क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स, बिकॉज ज्यादा ब्लड सॉरी फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से लंग्स में भी जाकर ये फ्लूइड जमा हो गया है, दैट्स व्हाई वी विल गेट अ सिम्टम दैट इज क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स। ठीक है, थर्स्ट एंड पॉलीयूरिया हमको कौन से कंडीशन में मिलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। यहाँ पर कोई भी शुगर रिलेटेड चीज नहीं है, कोई आरबीएस रिलेटेड चीजें नहीं है, ठीक है, नो डायबिटीज एनीथिंग, ठीक है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं होता है, कभी भी हाइपरवोलेमिया में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो अगर कोई पर्सन पैरेंटल न्यूट्रिशन घर पे ले रहा है, उसका वेट मोर देन व्हाट वी कैन से 1 to 2 से ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है पर वीक, सो इट मींस वहां पे हाइपरवोलेमिया की कंडीशन उस पर्सन पे डेवलप हो रही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्प सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेल्प सिंड्रोम? हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, ये किसमें मिलता है हमको? प्री एक्लेम्शिया में, ठीक है, नॉट इन ल्यूकेमिया, नॉट इन हेपेटाइटिस, नॉट इन एड्स, इट ऑलवेज सीन इन प्री एक्लेम्शिया। लेकिन प्री एक्लेम्शिया में भी ये हमें हेल्प सिंड्रोम मिलता है इन सीवियर प्री एक्लेम्शिया। राइट डाउन। प्री एक्लेम्शिया कब कहते हैं हम? व्हेन बीपी इज मोर देन 140 by 90 mm of Hg, ठीक है, एंड सीवियर प्री एक्लेम्शिया कब कहते हैं? when BP is more than 160 by 110 mm of Hg। जब ये सीवियर प्रीएक्लेम्शिया की कंडीशन होती है तब जो है हेल्प सिंड्रोम एज अ कॉम्प्लिकेशन सीवियर प्रीएक्लेम्शिया का डेवलप होता है, ठीक है। यस, हेल्प सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीएक्लेम्शिया, बट अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए तो हेल्प सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्रीएक्लेम्शिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the correct match? Okay, match the following. Sigmund Freud has given the theory of cognitive development. Jean Piaget has given the founder of psychoanalysis. Sorry, is the founder of psychoanalysis. Eugene Bleuler given the 4 A's of schizophrenia, and Igas Moniz given the electroconvulsive therapy. Yes. See, सिगमंड फ्रूड ने कौन सा थ्योरी दिया था? साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो ये आपका आंसर नहीं होता, ठीक है। जीन पैगेट ने कौन सा थ्योरी दिया था? पाइगेट थ्योरी, या फिर जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता, ठीक है। देन इगास मोनिस, हु इज द इगास मोनिस? ये है एक न्यूरोसर्जन,
ठीक है, एंड इन्होंने क्या दिया था, इंट्रोड्यूस किया था टर्म को लोबोटॉमी। इगास मॉनिस ने क्या किया था, एक न्यूरोसर्जन है, इन्होंने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज लोबोटॉमी। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज यूजिन ब्लूलर, इन्होंने दिया था 4 एज ऑफ स्किजोफ्रेनिया, जिसको हम ब्लूलर एज ऑफ स्किजोफ्रेनिया भी कहते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिगमंड फ्रेड ने दिया था साइकोएनालिटिकल थ्योरी, जीन पाइगेट ने दिया था पाइगेट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यूगिन बेलो ने दिया था 4 एज ऑफ स्किजोफ्रेनिया। इगास मोनिस जो है वो एक न्यूरोसर्जन है एंड उन्होंने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज लोबोटॉमी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the positive sign that can be seen in the deep vein thrombosis? Okay, डीवीटी में कौन सा ऐसा साइन है जिसको हम कहते हैं दैट इट इज अ पॉजिटिव साइन? होमन साइन, जैकमर साइन, कर्निंग साइन एंड द हेगार साइन। सी, कर्निंग साइन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, इट इज ऑलवेज फॉर द मेनिंजाइटिस। ठीक है, देन हमारा ये जो जैकमर साइन और हेगार साइन है, दिस आर फॉर द जब हम व्हाट वी कैन से क्लिनिकल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्लिनिकल साइंस फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी में पढ़ते, प्रेगनेंसी डेवलप होने के बाद जो चेंजेस आते हैं, जैकमर ब्लूइस डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना, ठीक है, हेगार साइन, सो दिस ऑल आर अबाउट हमारा प्रेगनेंसी का क्लिनिकल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा होमेन्स साइन। होमन साइन किसके बारे में बताता है, डीवीटी के बारे में। क्या होता है होमन साइन में? सबसे पहली बात, डीवीटी में मोस्ट कॉमन जो वेन होती है जो इसमें इफेक्ट होती है दैट इज इलियक वेन और फेमोरल वेन। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या पड़ता है, गिव सुपाइन पोजिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट होमन साइन ना, गिव सुपाइन पोजिशन। ठीक है, डू डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ नी। जब आप डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ नी करोगे, पेशेंट will have pain in calf muscles। ठीक है, देन हम इसको कहते हैं पॉजिटिव होमेन साइन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient came to the casualty after an RTA with a fracture of femur। ठीक है, एक फीमर फ्रैक्चर के साथ पेशेंट आया है ईआर में। ऑन थर्ड डे ऑफ एडमिशन ही डेवलप सडन ब्रेथलेसनेस। ठीक है, थर्ड डे, 3 दिन हो गए उसको एडमिट हुए, आफ्टर 72 आवर्स द पेशेंट इज गेटिंग सडन ब्रेथलेसनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज? अगर किसी पेशेंट को थर्ड डे ऑफ एडमिशन पे बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर सडनली ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो उसके पीछे का मोस्ट कॉमन रीजन क्या होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक मायोकार्डियल इंफार्क्शन और दी फैट एम्बोलिज्म। यस, सी, हम पहले देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर होते क्या। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, अब ये जो फैट एम्बोलिज्म है, जो हमारा आंसर भी बनता है हमारे क्वेश्चन का, ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली सीन आफ्टर, मोस्ट कॉमनली सीन आफ्टर 48 टू 72 आवर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोन मैरो चले जाती है तो फैट जो है वो वहां पे जाके जमा हो जाएगा एम्बोलिज्म की तरह। ठीक है, एंड ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मोस्ट कॉमनली सीन इन
लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स। आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं है, सॉरी क्लियरली मेंशन किया हुआ है फ्रैक्चर ऑफ फीमर, ठीक है। सो इट इज अ लॉन्ग बोन। आफ्टर 48 टू 72 आवर्स क्या डेवलप होता है? फैट एम्बोलिज्म। क्लियर? नो हाइपोवॉलेमिक शॉक, नो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, नो पोस्ट ट्रॉमा। और इस फैट एम्बोलिज्म की वजह से पेशेंट को आफ्टर 48 टू 72 आवर्स देयर विल बी सडन ब्रेथलेसनेस, ठीक है। एंड बहुत बार हम लोग ये फाइंड आउट नहीं कर पाते, अरे पेशेंट को तो फ्रैक्चर था तो ब्रेथलेसनेस कैसे होने लग गया, व्हाट इज द कॉज, ठीक है। हम रेस्पिरेटरी में चले जाते हैं पूरे, बट नो, द कॉज इज फैट एम्बोलिज्म। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most common type of delusion seen in schizophrenia? हमें schizophrenia में सबसे what we can say most common type of delusion कौन सा दिखता है? What is a delusion? It is a fixed false belief. अपनी ही दुनिया में चलना, ठीक है। See, delusion of reference का मतलब क्या होता है कि someone is talking about myself। एक पर्सन को लगता है कि वो दोनों जो बात कर रहे हैं ना वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देन डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या रहता है? समवन वांट्स टू किल मी, कोई तो मुझे मारना चाहता है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जो भी हूं मैं ही हूं, आई एम द गॉड, आई एम द बॉस, आई एम द एचओडी, ठीक है। मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूं, आई एम, मतलब जो भी है सिर्फ मैं ही हूं, ग्रैंडियोसिटी वाला, ठीक है, पावर एकदम फुल करना। देन निलिस्टिक डिल्यूजन में क्या होता है? सबको जीरो मानना। उनको ऐसा लगता है ना कि ना इस दुनिया पे भगवान है, कुछ भी नहीं है, मीन्स वो खुद को भी नहीं मानते और वो दूसरों को भी नहीं मानते। दे आर लाइक नथिंग इज एग्जिस्ट, या फिर नो वन हैज एनी एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। वो खुद को भी नहीं मानता और वो दूसरों को भी नहीं मानता, ठीक है। अब स्किज़ोफ्रेनिया में हमेशा जो हमको मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन मिलता है दैट इज परसिक्यूशन। स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि वो मुझे मारना चाहती है, वो मुझे मारना चाहता है, ठीक है, वो लोग मुझे हार्म करना चाहते हैं, दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्लियर? Okay. The last question. A nurse is preparing to assess the uterine fundus of a client. ठीक है? In the immediate postpartum period. Okay. एक नर्स है, वो प्रिपरेशंस कर रही है कि उसे अब एक इमीडिएटली पोस्टमार्टम पीरियड वाली फीमेल का यूट्राइन फंडस जो है, ठीक है, उसको असेसमेंट करना है। ऑब्वियसली हम पोस्टमार्टम पीरियड में मदर का जो फंडस होता है उसको असेस करते हैं। When the nurse locate the fundus, ठीक है, जब नर्स ने फंडस को लोकेट किया, she notes that the uterus feels soft and boggy, एंड उसने फील किया कि यूट्रस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, एयर टॉनिक है, उसमें कोई टोन प्रेजेंट नहीं है, वो कंप्लीटली सॉफ्ट एंड बहुत ही बॉगी है, ठीक है, बिचबिचा हुआ सा है। Which of the following nursing intervention would be most appropriate initially? जब वो नर्स देखेगी कि जो यूट्रस है वो सॉफ्ट है, बॉगी है, कोई टोन वहां प्रेजेंट नहीं है, द यूट्रस इज एटॉनिक स्टेट में है, ठीक है, तो कौन सा इंटरवेंशन उसे इनिशियली अप्रोप्रिएट लगेगा, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? शी विल मसाज द फंडस अंटिल इट फॉर्म, जब तक कि वो फॉर्म नहीं हो जाता, हार्ड नहीं हो जाता, टोन्स नहीं आ जाते, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होते, वो फंडस को मसाज करेगी। शी विल एलिवेट द मदर्स लेग, पुश ऑन द यूट्रस टू असिस्ट इन एक्सप्रेसिंग क्लॉट, वो यूट्रस को धक्का देगी कि जो क्लॉट्स है वो बाहर आ सके। एंड शी विल एनकरेज द मदर टू वॉइड। व्हाट शी विल डू? यस, शी विल डू मसाज द फंडस अंटिल इट फर्म, क्योंकि इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में हमको यूट्रस का टोन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज देर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ पीपीएच। अगर सॉफ्ट है, बॉगी है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा पीपीएच होने के चांसेस बनते हैं। ओके, देन राइट डाउन। मैं दो तरीके आपको बताती हूँ। अगर आपने यूट्रस को पाल्पेट किया, आपको वो फर्म लगा, हार्ड लगा, या फिर टोन जो है वो उसकी प्रेजेंट है, इट मीन्स, और उसको अगर ब्लीडिंग भी हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंटल इंजरी हुई है, मीन्स देयर इज
इंस्ट्रूमेंटल इंजरी। ठीक है, तो यहाँ पे नो नीड टू मसाज। क्वेश्चन ऐसा आता है, आपने यूट्रस को पाल्पेट किया, असेसमेंट किया यूट्रस के फंडस का, यू सॉ कि जो यूट्रस है वो आपको हार्ड फील हो रहा है, फोम फील हो रहा है, टोन्स प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, स्टिल वो मदर ब्लीड कर रही है। इसका मतलब उसमें जो ब्लीडिंग का रीजन है वो इंस्ट्रूमेंटल इंजुरी कोई तो उसको हुई है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमको मसाज करने की जरूरत नहीं है। अब एक दूसरी कंडीशन बनती है, आपने यूट्रस को पाल्पेट किया, आपने फील किया यूट्रस को बॉगी, सॉफ्ट एंड एटोनिक। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपने मसाज किया फंडस पार्ट को। ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। स्टिल अगर मसाज फंडस को मसाज करने से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, तब हम लास्टली करते हैं ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन टू इनिशिएट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस टू ब्रिंग द टोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन एडमिनिस्ट्रेशन, देन लास्ट में एर्गोमेट्रिन, ये सब देंगे। क्लियर। एंड जहां पे मैंने एक और कंडीशन जो आपको बताई थी, जहां मसाज करने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रूमेंटल इंजुरी है, तो वहां पे वी नीड टू डू सूचर्स एज sorry, depends on the patient condition. Clear? Okay, thank you. I hope this video will be helpful for all of you. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।